आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद में सबसे पहला शब्द आता है चर राशियाँ और अचर राशियाँ। चर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियाँ कहते हैं। चर मतलब होता है चलना, चर मतलब होता है चलना, मतलब वैरी करना या बदलना। तो चर राशियाँ जो होती हैं वे राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब कैसी राशियाँ होती हैं? चर राशियाँ होती हैं। अचर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं 3x+5। 3x+5 में 3, 5, 3, 5 और 2 है। ये दोनों, ये सब 3, 5 व 2, इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे 3 है तो इसकी जगह पे तो 4 लिखा नहीं जा सकता ना। ये तो 3 है तो 3 ही रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए ये बदला नहीं जा सकता इसे। तो ये कौन सी राशियां हैं? अचर राशियां हैं। लेकिन जो एक्स है, एक्स के विभिन्न विभिन्न मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में एक्स के अलग अलग हम मान निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स का जो मान है वो क्या है? बदल रहा है बार बार। तो ये कैसी राशि है? चर राशि है। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है 7x+2। 7x+2 में x जो है ये चर राशि है और 7, 2 और 10 जो है ये तीनों अचर राशियाँ हैं। ठीक है। बहुपद, बहुपद क्या होता है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिनमें चर तथा अचर राशियां होती हैं, अर्थात ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियों की जो घात होती है वो धनात्मक हो या शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप होता है a0 + a1x + a2x² + a3x³ + an(n). ठीक है। इसमें जो a0, a1, a2, a3 ये दिख रहा है ये सब संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब अचर राशियां हैं, संख्याएं हैं, और ये जो हैं इसको हम ये गुणांक हैं बहुपद के। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि 5x+3, 5x+3 ये क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, 5x+3 में ये बहुपद है। इसमें जो है x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है? यहाँ पे 5 है। ठीक है, x का गुणांक 5 है तथा x की जो घात है वो क्या है? धनात्मक है। x की घात क्या है? धनात्मक है। ठीक है, x की घात क्या है? धनात्मक है। हम बस यही चेक करेंगे, कोई बहुपद अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद है कि नहीं है, कोई बीजीय व्यंजक आपको दे दिया जाए तो उसमें हम यही चेक करेंगे कि x की घात, उसमें जो चर होता है, उस जो भी लिखा रहेगा बहुपद जिसको हमको चेक करना है, उसमें जो चर है उसकी घात जो है या तो 0 हो या तो धनात्मक संख्या हो। वह एक परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, मतलब भिन्न नहीं होनी चाहिए, या कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखिए आपका ये देखिए द्विघात है बहुपद, इसमें x² है, x² का गुणांक 3 है, x का गुणांक 7 है और +10 लिखा हुआ है। इसमें जो x है, x का घात कितनी है? 2 है। x की घात कितनी है? 2 है, और एक जगह x की घात कितनी है? 1 है, यानी कि ये दोनों क्या हैं? धनात्मक संख्याएं हैं, तो यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? x है +2y +3, ये भी क्या है? बहुपद है। इसमें भी जो चर है उसकी घात क्या है? धनात्मक है। यहाँ देखिए तीसरा जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, चौथा, इसमें देखिए यहाँ पे ये x जो है डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यानी कि x की घात -3 + 7y ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए x की जो घात है ये क्या है? ऋणात्मक है कि नहीं है? यहाँ पे x की घात क्या है? धनात्मक नहीं है। ठीक है, x की घात धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, अतः यह क्या है आपका? ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है? जो x है उसकी घात जो है धनात्मक संख्या हो केवल। ठीक है, जैसे ये आपका है 3√x + 7। √x क्या होता है? √x मतलब होता है x की घात 1/2। तो
यहाँ पे क्या है, एक्स की घात जो है क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह भी एक बहुपद नहीं है। 3√x+7 यह क्या है, बहुपद नहीं है। ये एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट वाला, इसमें देखिए ये यहाँ पे जो y है, y का गुणांक कितना है, √3, ठीक है, लेकिन y जो है इसकी घात जो है धनात्मक है, ठीक है, इसकी घात क्या है, धनात्मक है, और x की भी घात क्या है, धनात्मक है। हम यहाँ पे ये जो गुणांक है ये अंडर रूट में है, ये जो इसमें जो चर राशि है इसका जो घात है ये क्या है, धनात्मक है, यानी कि ये बहुपद है। तो हमारे पास देखिए ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और सारे बहुपद हैं। बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का पहला शब्द है p, तो बहुपद को किससे प्रदर्शित करते हैं, p से। बहुपद को p से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी f भी लिखा रहता है, j भी लिखा रहता है, लेकिन नॉर्मली हम इसे p से ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है y² + 2y+1, ठीक है, तो ये बहुपद तो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, p, लेकिन ये बहुपद किस चर में है, y में है, तो इस तरह से लिखेंगे py = y² + 2y+1, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ है ax² + bx + c, यहाँ पे देखिए a b c जो है ये अचर राशियाँ हैं, यहाँ पे जो चर राशि है वो क्या है, x है, यानी कि बहुपद जो है किस में है, किस चर राशि में है, x में है, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुपद को प्रदर्शित करते हैं, बहुपद को इंडिकेट करते हैं। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, जैसे आप बहुपद कोई लिख लिया आपने, जैसे एग्जाम्पल है 5x⁵ + 4x² + 7x+1, इसमें जो है बहुपद की जो सबसे चर जो होता है, इसमें चर क्या है, x है, चर की जो सबसे उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे यहाँ पे 5x⁵ + 4x² + 7x+1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो चर राशि है, चर राशि यहाँ पे क्या है, x है, x की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है, 5 है, x की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है, यानी कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, 5। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे x² y² + 3xy+1, ये भी एक बहुपद है, ये बहुपद किस में है, pxy में है, ठीक है, इसमें चर राशियाँ कितनी हैं, 2 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। इसमें जो है बहुपद की घात क्या है, देखिए x की घात कितनी है, 2 है, y की घात कितनी है, 2, 2 2 4, यानी कि इसमें बहुपद की घात कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो हम यह देखेंगे इसमें जो चर राशियाँ होती हैं, चर की जो सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लीजिए 3x+1 है, ठीक है, इसमें ये बहुपद है px, इसमें इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, इसकी घात कितनी होगी, 1, क्योंकि इसमें जो चर है इसकी जो घात मैक्सिमम कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद जो है कितने प्रकार के होते हैं, इनको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार और पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर देखिए पहले कि अगर किसी बहुपद में, अभी हमने आपको बताया कि किसी बहुपद में जो चर होता है उसकी सबसे जो बड़ी घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। तो घातों के आधार पर बहुपद को वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 0 लिखा हुआ है, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, इसमें अगर हम x की घात कितनी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही रहेगा। तो इसलिए जो 0 होता है वो अपरिभाषित होता है, मतलब इसकी कोई कल्पना नहीं है, इसमें आप कितना भी ऐड करते या मल्टीप्लाई करते चले जाइए ये 0 ही रहेगा, तो इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। जैसे नियतांक या अचर बहुपद, नियतांक या अचर बहुपद। अच्छा,
किसी एक्स की घात जो जीरो होती है, मतलब किसी भी चर, किसी भी संख्या की अगर घात हम जीरो लिख दें तो इसका मान होता है एक। जैसे मान लीजिए अब 1000 है, 1000 लिखा हुआ है, इसकी घात अगर हम जीरो लिख दें तो इसका ये मान कितना होगा, एक होगा। ठीक है, तो नियतांक देखिए, अचर बहुपद क्या होता है, जैसे कोई संख्या दे दी जाए, ये एक संख्या क्या है, एक अचर राशि है, ये क्या है, एक अचर राशि, जैसे 5 है, 6 है। तो ये देखिए, इसमें जो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स घात जीरो लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 इंटू एक्स घात जीरो लिख सकते हैं, एक्स इंटू 6 इंटू एक्स घात जीरो लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, एक बहुपद है जिसमें एक्स घात कितनी है, जीरो है, एक्स घात कितनी है, जीरो है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट बहुपद या अचर बहुपद या नियतांक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिनमें उपस्थित चर की उच्चतम घात एक हो, चर की उच्चतम घात एक, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक। रैखिक का मतलब जो है, तो पहले ही हमने आपको इसी वीडियो में बताया ऊपर कि किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है अगर एक हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x+1, 5x+1 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x है, x की घात कितनी है, मैक्सिमम एक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, यह 3x+2y+1, ये भी क्या है आपका, रैखिक बहुपद। इसमें जो चर है उसकी घात कितनी है, एक है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की मैक्सिमम जो घात होती है, जो अधिकतम घात होती है वो कितनी हो, दो हो, अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए आप लिख लिया जाए जनरल फॉर्म में ax² + bx+c, ये क्या है आपका, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, दो है। जैसे 5x² + 6x+2, ये भी क्या है आपका, द्विघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद इसी तरह से, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात तीन हो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 3x⁻3 4x² -7x-1, इसमें जो x है, x की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे, तो इसकी घात यानी कि बहुपद की घात कितनी है, तीन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। चतुर्घातीय बहुपद इसी तरह से, अगर बहुपद में अधिकतम जो चर है उसकी अधिकतम घात जो है अगर चार है तो उसे चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं या चतुर्घात बहुपद कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल ले लीजिए, 6x⁴ + 3x² + 7x-1। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, चार है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद। ठीक है, देखिए बहुपद का घात निकालने के लिए, बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए हम ये सबसे पहले बहुपद को उसके घात के बढ़ते या घटते क्रम में हम लिख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई आपको दे दिया जाए इस तरह से 3x - 6x² + 7, ठीक है, तो पहले इसको घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी घात का पद कौन सा है, -6x² + 3x + 7। ठीक है, पहले इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x की अधिकतम घात दो है, यानी कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। चलिए, अच्छा, घातों के आधार पर हम बहुपद के प्रकार देख लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पद मतलब क्या होते हैं, बहुपद कोई लिखा हुआ उसमें कितने पद हैं, अगर एक पद है तो एक पदी, द्विपद है तो दो पदी। देखिए, पदों के आधार पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जहाँ पे केवल जीरो लिखा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें x की घात जीरो लिख सकते हैं, x की घात एक लिख सकते हैं, ये तो हमेशा ही जीरो रहेगा। ठीक है, अचर राशि या नियतांक, अचर बहुपद या नियतांक। मान लीजिए कोई भी
ये देखिए -3 जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 0, a इंटू एक्स की घात 0, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। इसमें जो राशियाँ, इसमें अचर राशि जो है उसकी घात 0 है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, नियतांक या अचर बहुपद। ठीक है। एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम कहते हैं एक पदीय बहुपद, जैसे 3x 2x², 7x 9x³ -4x। इसमें हम क्या, एक ही पद है कि नहीं है, ये पद है। देखिए इसमें x है, इसका गुणांक 3 है। अगर मान लीजिए 4x + 3 लिखा हुआ है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। यहाँ पे x की घात 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितने पद हैं, 2 पद हैं, यानी कि ये क्या है, एक पदी बहुपद नहीं ये है, क्योंकि इसमें पद कितने हो गए, 2, तो ये द्विपदी हो गया। ठीक है। द्विपदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे 3x + 5, 2 पद हैं इसमें, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। जैसे 7a + 6, 3y + 9, ये सब क्या हैं, द्विपदीय बहुपद हैं। द्विपदी हैं, इसमें 2 पद हैं, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, जिनमें 3 पद हों, जैसे कि 3x की घात 2 + x + 1, तो कितने पद हुए, 1 पद हुआ, 2 पद हुआ और 3 पद हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। या x² - 5/3 x की घात 2 - 11x 11/3। देखिए इसमें भी कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, ये त्रिपदीय बहुपद हुआ। ठीक है। बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या होता है, जैसे कोई बहुपद x में कोई बहुपद दिया हुआ है px, तो उसमें कोई अगर वास्तविक संख्या हम रख दें उस बहुपद में, तो उसका जो उस वास्तविक संख्या को रखने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसे हम कहते हैं बहुपद का मान। जैसे कि मान लीजिए px = 7x² + 5 है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा, 7x² + 5। जैसे ये देखिए ये है px = 7x² + 5। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x = 1, तो p1 बराबर क्या होगा, x = 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं, तो 7 × 1 की घात 2 + 5 बराबर 7 और +5 बराबर कितना आ गया, 12। यानी कि जो px है इसका मान कितना आया, 12 आया, किस वास्तविक संख्या को रखने पर, x = 1 रखने पर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, x का बहुपद का मान, यानी कि बहुपद का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 5x + 5 - 10। ठीक है, यहाँ पे हम x = 1 रख लेते हैं, रखने पर x = 1 रखेंगे तो 5 गुणे ये यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे x कर दीजिए, तो 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और प्लस 5 × 1 - 10, तो ये 1 की घात 2 बराबर 1 ही आएगा, तो 5 एकम 5 + 5 - 10 बराबर कितना आ गया, 0। 5 × 5 = 10 - 10 बराबर 0, यानी कि इस x = 1 रखने पर इस बहुपद का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, इसे हम बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, जैसे हमने अभी मान रखा ना कि मतलब जैसे बहुपद में कोई वैल्यू रख दिया तो उसका मान हमने निकाला, उसी प्रकार से बहुपद अगर कोई px दिया हुआ बहुपद है, अगर कोई बहुपद px है, तो उसमें अगर कोई चर राशि हम रख दे रहे हैं, कोई वास्तविक संख्या अगर हम पुटअप कर दे रहे हैं, तो उस बहुपद का मान यदि 0 आ जा रहा है
तो उस बहुपद को हम कहते हैं, उस मान को हम कहते हैं, यह बहुपद का शून्यक है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक। जैसे मान के चलिए आपके पास हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये x² + 7x + 12, ये एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए हमको क्या चेक करना है? शून्य, बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। बहुपद का शून्य कब होता है? जब हम वास्तविक संख्या जो भी हमें दी रहती है, मूल उसके दिए रहते हैं, हमको ये चेक करना रहता है कि उस बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाता है या नहीं। जैसे हमने रखा -4, तो मान लीजिए px बराबर क्या है? x² + 7x + 12। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि -4 इसका शून्यक है कि नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे रखेंगे? x बराबर क्या रखेंगे? -4। x बराबर -4 रखने पर तो p -4 होगा बराबर x, यानी कि -4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, +7 × -4 + 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। हैं 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा। 7 4 जा 28 + जोड़िए इसको, 16 और 12 को एक साथ जोड़िए, 6 2 8 और ये 2 28 हो गया, -28। 28 - 28 बराबर क्या आ गया? 0। यानी कि x बराबर -4 रखने पर px का मान कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि ये जो x बराबर -4 है, ये क्या है? बहुपद का शून्यक है। ये क्या है? बहुपद का शून्यक। तो हम क्या लिखेंगे? x बराबर -4 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इसी तरह से हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, 3x³ 2x³ + 4x² - 14x + 18। क्या लिखा हमने? 2x की घात 3 + 4x² - 14x + 18। इसको हमको चेक करना है कि इसके ये x बराबर 1 पे हम चेक करेंगे, x बराबर -1 पे चेक करेंगे और x बराबर -3 पे चेक करेंगे कि ये शून्यक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? माना px बराबर क्या है? 2x की घात 3 2x की घात 3 + 4x की घात 2 - 14x + 18। ठीक है, हम क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखने पर शून्यक चेक करने के लिए हम वैल्यू रखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? p बराबर क्या रखा हमने? 1 रखा। p1 बराबर क्या होगा? 2 × 1 की घात 3 + 4 × 1 की घात 2 - 14 × 1 + 18। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 2 + 4 - 14 + 18। 4 और 2 6, 18 और 6 कितना होगा? ये 4 और 2 6 हो गया, + 18 - 14। प्लस को एक साथ ऐड करेंगे और माइनस को एक साथ। 8 6 14 - 14, 24 - 14 हो गया, बराबर कितना आ गया? 10। यानी कि P1 जो है बराबर क्या आ गया? 10। यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है ना। तो यानी कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्य नहीं है। हमको क्या मिला? x बराबर 1 बहुपद का शून्य नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं x बराबर -1 को। ठीक है,
तो इसमें हम रखते हैं x बराबर कितना रखेंगे, -1 रखने पर। तो p -1 होगा बराबर 2 गुणे एक की घात -1 की घात 3 प्लस 4 गुणे -1 की घात 2 प्लस -14 गुणे -1 प्लस 18 बराबर क्या होगा, ये 2 हो गया प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस 18 और ये हो जाएगा, देखिए -1 की घात 3 है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 पहले से है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 18। ठीक है, फिर भी ये देखिए जीरो नहीं आएगा, देखिए ये तीनों प्लस में है और ये माइनस में है, कुछ भी करके जीरो नहीं आएगा, यानी कि x बराबर -1 भी इस बहुपद का शून्यक ये नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे -3, x बराबर कितना चेक करेंगे, -3, x बराबर -3 रखिए। x बराबर कितना रख रहा है, -3 रखने पर 2 गुणे -3 की घात 3 प्लस 4 गुणे -3 का स्क्वायर -14 गुणे -3 प्लस 18, इसको हम ऊपर लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे, ये कितना होगा, -27 होगा। ठीक है, घात 3 है तो माइनस हो जाएगा और प्लस 3 दिया 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और 9 चौके 36, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 तिया 48। चलिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये -54 और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 86, 8 2 10, हाँ 86 आएगा। ये भी आपका जीरो नहीं होगा, घटाएंगे तो जीरो नहीं आएगा, यानी कि -3 भी इसका शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ पेपर पे हम शून्य को कैसे, ग्राफ पे जो है हम शून्य बहुपद के शून्य को कैसे निकालेंगे। रैखिक बहुपद देखिए, रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है, जो हम ग्राफ पे जब इसका आलेख बनाते हैं तो इसका आलेख एक सीधी रेखा होती है जो x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काटती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है 4x - 3, 4x - 3 हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसका हमने ग्राफ बनाया है। देखिए x बराबर हमने 1 पहले रखा, तो x बराबर 1 रखेंगे तो माना ये y बराबर जो है 4x + 3 है, तो x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर क्या आया, 1 आया। x बराबर -1 रखा तो y बराबर -7 आया, और x बराबर अगर 2 रखे हैं तो y बराबर 5 आया। देखिए हमने यहाँ पे इसको सारणी की तरह से लिख भी लिए हैं। एक और मान ले लेते हैं, x बराबर मान के चलिए -2 ले लिया जाए, x बराबर -2 ले लिया जाए, या तो x बराबर 4 ले लिया जाता है। चलिए 4 ले लेते हैं। x बराबर अगर 4 ले रहे हैं तो y बराबर क्या आएगा, 16 - 3 13। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 ले रहे हैं तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हमने इसको पॉइंट को, जब हमने ग्राफ पे बनाया इसको ग्राफ पेपर पे, तो इस तरह से एक लाइन बनी ये। ठीक है, इस तरह से लाइन बनी,
ये क्या किसका ग्राफ है? 4x+5 का। ये किसका ग्राफ है? 4x+5 का ये ग्राफ है। ये सीधी रेखा, ठीक है। सीधी रेखा देखिए x अक्ष पे कितने बिंदु पे कट कर रहा है? एक ही बिंदु पे तो कट कर रहा है। हम y अक्ष को नहीं देखेंगे, y अक्ष पे कितने बिंदु पे काट रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ देखना है कि ये जो ग्राफ है वो x अक्ष पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उसके मूल होंगे। देखिए किसी बहुपद के जो मूल होते हैं, बहुपद में उपस्थित घात, जैसे बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके मूल होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए x⁻3 + 5x + 7 लिखा हुआ है। इसमें x की घात कितनी मैक्सिमम है? 3 है। तो इसके जो मूल होंगे, मूलों की संख्या भी कितनी होगी? मूलों की जो संख्या होगी वो 3 होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 5x + 1 लिखा हुआ है, इसमें घात कितनी है? 1 है, यानी कि मूलों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। जितनी घात होती है उतने ही मूलों की संख्या है। जैसे कि मान के चलिए 3x² + 5x + 1 लिखा हुआ है, इसमें भी मूलों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तो हम रैखिक समीकरण का देख लिए ग्राफी स्ट्रक्चर। उसमें ग्राफ में एक एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे कट कर रहा है? एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, अतः इसका जो मूल होगा रैखिक समीकरण का, इस रैखिक समीकरण के जो मूल होते हैं, जो शून्यक होते हैं, वो एक ही होगा, ठीक है। मूलों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनता है। ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, या तो ये ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो ये नीचे की तरफ खुला रहेगा। अगर ये इसको हम बोलते हैं परवलय, क्या बोलते हैं इसको? परवलय, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस आकार को हम कहते हैं परवलय। और इसके देखिए 3 कंडीशंस हैं कि अगर हम इसका जो गुणनखंड है, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, समीकरण नहीं, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके गुणनखंड अगर अलग अलग आ रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपका x² + 5x + 6 ये लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ऐसे होगा गुणनखंड, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो x + 3 होगा +2x + 3, तो x + 3 एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में x + 2, यानी कि इसके जो दोनों गुणनखंड है ये दोनों क्या अलग अलग हैं, है कि नहीं? अलग अलग, देखिए। और जब हम यहाँ से इसके शून्यक निकालेंगे तो एक बार x बराबर -3 आएगा और x बराबर 2 आएगा, ठीक है। यानी कि इसके 2 मूल निकले, 2 मूल हैं इसके, और दोनों मूल्य क्या क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। दोनों मूल इसके क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम देखिए अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद में अगर इसके गुणनखंड जो है अलग अलग हो जा रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं हमें हैं, तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? 2 पॉइंट पे। देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एक ए भी, इसको ए मान लीजिए और इसको बी, यानी कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ए है और ये बी है। अगर गुणनखंड अलग अलग हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि बहुपद का मूल अगर सेम हो, अगर इसका गुणनखंड निकालने पर एक जैसा गुणनखंड आ रहा है, जैसे इसके मूल मान लीजिए समान है, जैसे कि आप ले लीजिए x² + 2x + 1, तो x² + x + 1 होगा इसका गुणनखंड। तो x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा यहाँ पे, और +1 कॉमन लेंगे तो x + 1, तो ये क्या है? x + 1 मिला और x + 1 मिला। हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया बस। तो इसका जो गुणनखंड वो कितना आया बताइए? x + 1 है और x + 1 है, यानी दोनों गुणनखंड क्या है? समान है, ठीक है।
अगर दोनों गुणनखंड समान आ रहे हैं यानी कि इसके मूल भी समान होंगे, मूल कितने इसके आ रहे हैं -1 और -1 आ रहे हैं, तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से बनेगा। ये जो है एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा केवल इसे ये। ठीक है, तो इसका मूल क्या होगा, ये तो है तो द्विघात समीकरण का मूल, लेकिन इसका मूल जो है दोनों क्या है, समान है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मूल जो है इसके आप गुणनखंड संभव ही ना हो, जैसे कुछ कुछ कभी कभी द्विघात बहुपद ऐसे दिए रहते हैं जिनका मूल हम निकाल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि x² - x+1, इसका मूल हम नहीं निकाल सकते, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, इसलिए जो है इसका जो ग्राफ होता है ये एक्स अक्ष को कट ही नहीं करता है। देखिए ऊपर है ना इसका ग्राफ, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन है आपको जो हमने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, द्विघात बहुपद का विविक्त कर। जैसे कोई बहुपद दिया हुआ f(x) बराबर ax² + bx + c या px बराबर ax² + bx + c है, तो b² - 4ac ही इसका क्या होता है, विविक्त कर होता है, और इसे d से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, यानी कि विविक्त कर बराबर क्या होता है, v² - 4ac। विविक्त कर बराबर क्या होता है, b² - 4ac। विविक्त कर का मान अगर 0 से बड़ा आता है, ठीक है, विविक्त कर अगर हम किसी भी द्विघात बहुपद का अगर हम विविक्त कर निकाल रहे हैं, तो विविक्त कर में जो है जो d है वो अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो उसके गुणनखंड भिन्न भिन्न आएंगे। गुणनखंड अगर भिन्न भिन्न आएंगे तो उसके मूल भी भिन्न भिन्न आएंगे, और अगर मूल भिन्न भिन्न आएंगे तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनेगा, यानी कि दो अलग अलग इसके मूल मिलेंगे। ठीक है, ऐसे मिलेगा इसका ग्राफ। ठीक है, यदि विविक्त कर बराबर 0 आ गया तो बहुपद के जो मूल होते हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, और इसका जो ग्राफी स्ट्रक्चर है वो एक पॉइंट पे ये कट करेगा। ठीक है, एक्स अक्ष को ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, या तो ये नीचे की तरफ खुला रहेगा या ऊपर की तरफ से, लेकिन इसका जो मान होता है वो हमेशा, इसके जो मूल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल हमेशा एक ही इक्वल होंगे अगर d बराबर 0 आ गया तो। और अगर d < 0 यानी कि d का मान अगर ऋणात्मक आ गया है तो इसका गुणनखंड संभव ही नहीं होगा, यानी कि इसके मूल हम वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल हम लेते हैं मूलों की प्रकृति के लिए, हम जैसे d निकालना हमको एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे f(x) बराबर x² + 7x + 10। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि मूल, इसका मूल कैसा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका विविक्त कर। विविक्त कर d बराबर क्या होगा, b² - 4ac। यहाँ पे देखिए अगर हम इसकी तुलना करें ax² + bx + c से, तो यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, इसको मानेंगे, और b बराबर कितना है 7 है, c बराबर कितना है 10 है। तो हम रखेंगे यहाँ पे b बराबर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 - 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 1 है, और c कितना है 10 है, तो बराबर यही देखिए 49 - 40 बराबर कितना आ गया 9। 9 क्या है, एक ये 0 से बड़ा है कि नहीं है, यानी कि d आपका क्या हो गया 0 से बड़ा है, यानी कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, मतलब दोनों मूल जो हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं f(x) बराबर
4x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे जो है a बराबर कितना है 4 है, b बराबर 4 है और c बराबर 1 है। ठीक है, तो d बराबर हम निकालेंगे, क्या होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। b² क्या यहाँ पे है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 और गुणे 4 गुणे 1 होगा, तो 16 माइनस 16 बराबर 0 आ गया। ठीक है, 4 चौके 16 एकम 16, 16 माइनस 16 यानी कि d बराबर कितना आ गया यहाँ पे 0। d बराबर 0 आ गया, तो इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। चले इसी टाइम हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि बराबर और वास्तविक हैं कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 4x² है प्लस 4x है प्लस 1 है, तो ये देखिए 2x का होल स्क्वायर है प्लस, या इसका फैक्टर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग से नहीं लगाते हैं, तो फैक्टर जब करेंगे तो ये देखिए 4x² होगा प्लस 2x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन होगा, तो 2x प्लस 1 मिलेगा हमको, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 मिला हमें, और ये भी क्या है 2x प्लस 1। देखिए गुणनखंड दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं है, और x बराबर कितना आ गया -1/2, -1/2। ठीक है, यानी कि इसके मूल बराबर भी हैं और वास्तविक भी हैं। इसी तरह से जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो इसके मूल दोनों अलग अलग निकलेंगे और वास्तविक निकलेंगे। देखिए जैसे ये 7x है प्लस 10 है, तो हम इसको x² प्लस 5 2 10 होता है, तो 5x प्लस 5 और 2 7, तो ये ऐसे इसको फैक्टर कर लेंगे बराबर x, इसको कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x प्लस 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 5 हो गया और ये x प्लस 2 हो गया। देखिए दोनों गुणनखंड इसके अलग अलग हैं और दोनों मूल भी तुम आपके क्या हो गए, अलग अलग हैं। ठीक है, एक -5 आ गया और एक 2 आ गया। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका मूल जो है 0 से छोटा है, जिसमें d जो है वो 0 से छोटा हो। जैसे कि आपने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने एक एग्जांपल बताया था x² माइनस x प्लस 1, इसका फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, d निकालते हैं यहाँ पे, d बराबर, यहाँ a बराबर क्या है आपका 1 है, b बराबर -1 है और c बराबर क्या है 1 है, तो b² यानी कि 1 -1 का स्क्वायर, b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 -4 बराबर क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि d का मान कितना आ गया, d इज लेस देन 0 है कि नहीं है, ये 0 से छोटा है, तो यानी कि d का मान कितना आ गया, 0 से छोटा है। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर निकलेगा भी नहीं, इसका फैक्टर नहीं निकल सकता, इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है इस टाइप का बनेगा, जैसे ऐसे, यानी कि ये इसका जो ग्राफ होगा वो x को कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज़ और आप एक चीज़ और आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, बस थोड़ा सा, ये जो ग्राफ होता है परवलय को जो हमने बताया द्विघात समीकरण में, ये जो है x² के गुणांक पर निर्भर करता है। जैसे हमने बताया कि x² प्लस bx प्लस c होता है, ये है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में अगर a जो है, a अगर 0 से बड़ा है यानी कि ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा।
चाहे वो जैसा भी बने, कट करने वाला बने या ऐसे बने, लेकिन ये हमेशा ऊपर की तरफ खुला रहेगा। लेकिन अगर यही एज लेस देन यानी ऋणात्मक संख्या है तो ये ग्राफ हमेशा नीचे की तरफ बनता है। आई बात समझ में? बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। बहुपद का जो गुणांक होता है और उसका जो शून्यक होता है उसमें क्या संबंध है, ये चीज़ हम आपको पढ़ेंगे। जैसे है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिनमें उपस्थित x की घात हमेशा एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसका जो शून्यक होगा इस क्या होगा? -b/a होता है इसका शून्यक। यानी कि माइनस के साथ x का माइनस के साथ जो अचर पद है वो बटे x का गुणांक। देखिए जैसे मान लीजिए 5x + 1 लिखा हुआ, तो इसका शून्यक क्या होगा? -1/5। ठीक है, इसका शून्यक है -1/5। शून्यक का मतलब हमने बताया था कि शून्यक जो होता है इसमें बहुपद में रखने पर इसका मान 0 हो जाता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 5 गुणे -1/5 + 1, 5 से 5 कट गया, -1 + 1 बराबर क्या आ गया? 0। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। द्विघात बहुपद के लिए हम क्या है? द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² + bx + c। मान लीजिए इसका मान लेते हैं कि इसका जो गुणांक है, इसका जो शून्यक है अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो इसका जो शून्यक है वो अल्फ़ा बीटा है। यानी कि अल्फ़ा भी रखने पर, x की जगह पे अल्फ़ा रखने पर इसका मान 0 हो जाएगा और बीटा रखने पर भी इसका मान 0 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा इसका एक शून्यक है। ये हमने सपोज किया, हमने मान लिया है। तो शून्य को जो इनके शून्यक हैं इसका जो गुणनखंड, अगर अल्फ़ा बीटा मतलब अगर इसके शून्यक हैं तो इसका जो गुणनखंड बनेगा वो क्या बनेगा? x - अल्फ़ा और x - बीटा। ठीक है, और शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -x का गुणांक। देखिए यहाँ पे x है ना, ax² + bx + c। यहाँ पे क्या होगा? -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। -x का गुणांक क्या है? यहाँ पे x का गुणांक क्या है? b है, तो यानी कि -b/a होता है। ये फार्मूला है। और इनका जो गुणनफल होता है वो अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। ये फार्मूला है और इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं कोई छोटा सा ऐसे। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लीजिए, x² + 7x + 12। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो इसके मूलों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? -x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 7 है, तो -7 हो जाएगा। अब बटे 1, x² का गुणांक कितना है? 1 है, यानी कि ये क्या हो गया? -7। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल क्या होगा इसका? अचर पद बटे x² का गुणांक मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ये गुणनफल इसका कितना आ गया? 1 आ गया। अब चलिए इसको फैक्टर के हिसाब से इसको निकालते हैं। फैक्टर करके देखें क्या ये हमने जो लिखा है फार्मूला ये सही है। तो यहाँ पे x², ये देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे 4 और 3 होगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 4x + 3x + 12 बराबर x कॉमन ले लेंगे तो x + 4 हो जाएगा और +3 कॉमन लेंगे तो x + 4 बराबर x + 4 x + 3। ठीक है, तो मूल इसके क्या हो गए? x + 4 बराबर 0 लिखा,
तो क्या मिलेगा यहाँ पे x बराबर -4 और x बराबर कितना आ गया -3 आ गया। यहाँ से x बराबर -3 आएगा और x बराबर -4 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मूल मिल गए, यानी कि अल्फ़ा बराबर हमको क्या मिला -4 मिला और बीटा बराबर क्या मिला -3। ठीक है, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, बराबर क्या आ गया -4 -3 बराबर क्या आ गया -7, जो कि हमने पहले से निकाला हुआ है। देखिए यही आया ना। और अल्फ़ा बीटा क्या होगा -4 गुणे -3 बराबर 12, यही आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि गुणनखंड जो उसका होता है अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस अल्फ़ा होता है और एक्स माइनस बीटा होता है। हमने क्या बताया था, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके गुणनखंड होते हैं। एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो एक्स माइनस अल्फ़ा यानी कि एक्स और अल्फ़ा क्या यहाँ पे आया -4। ठीक है, और एक्स -3 एक्स माइनस बीटा हो गया। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस। तो गुणनखंड हमारा देखिए ये आया भी तो है, देखिए ऊपर यही तो गुणनखंड आया हुआ है। ठीक है, हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब फिर और एक सीखते हैं कि हम द्विघात बहुपद, जैसे हमने मूलों का योगफल निकाला, मूलों का गुणनफल निकाला, उसी प्रकार से हम अगर त्रिघात बहुपद है तो उसमें हम मूलों का गुणनफल और योगफल कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कोई त्रिघात बहुपद है तो इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है ax, ये आपका मानक रूप है। ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या होता है त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। मान लीजिए इसके रूट्स जो हैं अल्फ़ा बीटा गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक, -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है x का गुणांक अपान x³ का गुणांक, यहाँ पे प्लस लगेगा साइन, यहाँ की प्लस लगेगी, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और अचर पद या तीनों मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है अचर पद माइनस अचर पद अपान x² का गुणांक, यहाँ पे अचर पद कितना है d है, तो -d/a होगा। ये फार्मूला है, इसको भी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे, इसका मतलब देखिए यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं px बराबर 3x की घात 3 -5x² -11x-3। ठीक है, इसके जो मूल हैं शून्यक दिए हुए हैं कि इसके शून्यक जो हैं, मान इसके शून्यक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका जो शून्यक होता है, शून्यक इसके क्या है 3 है, -1 है और -1/3 है। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा -x² का गुणांक अपान का गुणांक बटे x की घात 3 का गुणांक बराबर माइनस कितना है -5 है x² का गुणांक और बटे x³ का गुणांक कितना है 3 है, यानी कि ये कितना आ गया 5/3। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, यहाँ से देखिए गुणा करिए क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा का गुणा करिए, अल्फ़ा बीटा बराबर -3, बीटा गामा बराबर -1/3 हो जाएगा, प्लस
प्लस गामा अल्फा बराबर -1 आएगा। ठीक है, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करने पर, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, -3 -1 प्लस 1/3 -4 प्लस 1/3, 4 तियाँ 12 -12 प्लस 1 यानी -11/3। देखिए उतना आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या है कि एक्स का गुणांक क्या होता है, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है, 11 -11 है, तो -11/3 वही आया है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, अचर पद, अचर पद यहाँ पे कितना है, 3 है, 3/x³ का गुणांक बराबर 3 बराबर क्या आएगा, -1। गुणा करके भी देख लेते हैं, 3 गुणे -1 और गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अरे माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस। ठीक है, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में दिया जाएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे भी क्वेश्चन से। अब है दिए गए शून्यकों से द्विघात या त्रिघात बहुपद बनाना। अब तक शून्यक दिया हुआ था तो हम उससे से जो है उसके मूलों में संबंध हमने निकाला, जैसे अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस। अगर अब हम देखेंगे कि अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उसे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। अब तक इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि बहुपद दिया हुआ है उससे हम मूलों में संबंध निकाला। अब मूल दिए हुए हैं तो उससे हम बहुपद बनाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला, अगर ये द्विघात बहुपद बनाना है और उसके मूल अल्फा बीटा है तो उसका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का कि के कोई कांस्टेंट नंबर है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुपद बनाया जा रहा है, उसमें कोई संख्या कॉमन हो जा रही है, उस तरह से मेन रूप से आपको यही याद रखना है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जहाँ पे k जो है आपका 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा तो ये संख्या ही 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई एक बहुपद है जिसका मूल जो है दो है और -3 है। ठीक है, तो हम इससे द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो x² लिखेंगे प्लस अल्फा प्लस बीटा, हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, यही तो हमने लिखा है फार्मूला। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x² माइनस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, हमने प्लस लिख दिया है, यहाँ माइनस है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, इंटू प्लस अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 और प्लस -3, यही तो है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2 गुणे -3 बराबर x² माइनस, देखिए ये घट जाएगा, घटने के बाद कितना आएगा, -1 इंटू एक्स प्लस 2 3 जा 6 -6 होगा, x² प्लस x -6, यही आपका क्या है, बहुपद है। अब इसका मूल निकालेंगे तो अगर मूल निकालेंगे तो 2 और -3 आएगा। ठीक है, तो यदि हमको मूल दिया हुआ है तो इसे द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे, उसके लिए फार्मूला है। इस फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार अगर त्रिघात समीकरण है तो इसका अगर मूल दिया हुआ है, अगर इसके मूल दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा गामा, अगर 3 मूल दिए हुए हैं तो उसका फार्मूला ये है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। जैसे आपने इसके पहले एक हमने एग्जाम्पल बताया था जिसका मूल था 3 -1 और क्या था, 1/3 था, -1/3 था।
एक मिनट, हमने कुछ यहाँ पे मिस्टेक किया है क्या। यहाँ पे जो इसका मूल था ये देखिए -1/3 था ना, और ये फार्मूले में क्या है माइनस अचर पद बटे, ये माइनस था, यहाँ पे ये प्लस आएगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, हमने 3 मूल ले लिया, मान लीजिए ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, हमने ये 3 मूल ले लिया है। तो हम फार्मूले से हम क्या बनाएंगे, त्रिघात समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो त्रिघात समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है आपका 3 प्लस -1 प्लस -1/3, यही है ना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इंटू x² प्लस क्या है अल्फ़ा बीटा मतलब 3 गुणे -1 प्लस बीटा गामा यानी -1 और गुणे -1/3 और प्लस 3 इंटू -1/3 इंटू क्या होगा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। चिन्ह का विशेष ध्यान देंगे। बराबर क्या होगा, x की घात 3 होगा माइनस, इसको जोड़ लीजिए कितना आएगा 3 -1 ये 2 हो जाएगा, 2 -1/3 इंटू x² प्लस यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस 1/3 -1/3 इंटू 3 भी तो है इंटू एक्स माइनस, यहाँ से देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 6 -1 5/3 इंटू x² प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ -1 आ गया, और ये देखिए 3 3 जा 9 -9 और यहाँ पे क्या आएगा -3, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी तो होगा बटे 3। इसको अलग से सॉल्व कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बराबर x³ माइनस 5x 3x² प्लस 9 3 11, तो -11, तो ये दोनों प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे -11/3x -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए तीनों में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3x³ माइनस 5x² -11x -1। ठीक है, यही आपका इक्वेशन होगा, यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, अरे सॉरी द्विघात बहुपद होगा, जहाँ पे k बराबर, यहाँ पे k बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तो ऐसे ही k निकलेगा। बस हम जब बनाएंगे द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, तो उसमें हम पहले k को नहीं रखेंगे, k ऐसे ही कॉमन लेके आ जाएगा।